सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज हम लेकर उपस्थित हैं बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष दिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। 19 जनवरी 1931 का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे किस तरह से बाबा साहब दलितों और अस्पृश्यों की पुरजोर तरीके से बात करते हैं और इतनी निडरता के साथ बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी निडरता उस समय भारत के अंदर किसी भी नेता के अंदर नहीं होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने के बाद, बाबा साहब का स्पीच जानने के बाद आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ बाबा साहब ने डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्या कुछ बाबा साहब ने इस बीच में कहा जिसकी बदौलत आज पूरा भारत देश की जो अस्पृश्य समाज है, जो दलित समाज है, वो अधिकारों से लैस है, पूरी तरह से मानवीय अधिकारों से लैस है। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, हम आपको बता दें एक नया प्रयोग डॉक्टर अंबेडकर संदेश में किया जा रहा है। वीडियो के अंत में या बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपसे किया जाएगा। वो आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश से संबंधित होगा, उसी पाठ्यक्रम से या उसी स्पीच का हिस्सा होगा, महत्वपूर्ण अंश होगा। और उसका यदि आप सही जवाब देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वीडियो को आपने अंत तक वॉच किया है। और अंत तक वीडियो वॉच करने वाले ऐसे मिशनरी साथियों का होने वाले मंडली सेमिनारों में लगातार सम्मान किया जा रहा है और सम्मान किया जाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपसे निवेदन भी यही है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत ये बाबा साहब का स्पीच अंत तक देखने का कष्ट करेंगे। इसी निवेदन के साथ, इसी आह्वान के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से प्रसारित किया जा रहा है। विषय है, बाबा साहब कहते हैं, मैं विचित्र अर्थात बेढंगे देशभक्तों की तरह नहीं हूँ। इन शब्दों का जो बाबा साहब ने यूज किया है इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको देखने को मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 239 से 243 तक 19 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, माननीय प्रधानमंत्री, किसी देश के राजनीतिक जीवन को एक सूत्र में पिरोने की, उसमें सिलसिला बनाने की कोशिश करते हुए हमेशा 2 महत्वपूर्ण सवालों का सामना करना पड़ता है। वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन को इन 2 सवालों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला सवाल है जवाबदेही प्रशासन का और दूसरा सवाल है प्रतिनिधिक सरकार का जवाबदेही क्या है। प्रांत की जिम्मेदार सरकार के बारे में मुझे बहुत कम बातें बतानी है। मेरे मतभेदों को ग्रहित मानकर मंडल ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूँ, वह मुझे मान्य है। लेकिन केंद्रीय प्रशासन के बारे में मेरे मन में शंकाएं होने के कारण मेरा नज़रिया पूरी तरह अलग है। संघ राज्य की उपसमिति ने आज की नौकरशाह प्रशासन पद्धति में बदलाव लाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कहना बेईमानी होगी, हालांकि मेरी अपनी राय आपसे छिपाना भी उसी तरह की बेईमानी होगी। समिति ने जो सुझाव दिए हैं वे अव्यवहारिक हैं, पक्की नींव पर आधारित नहीं है और उनमें व्यक्त की गई जिम्मेदारी विश्वसनीय नहीं है, जाली है। लॉर्ड चांसलर ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे लिए बीज बोने का काम किया है, लेकिन पौधे की देखभाल खुद हमें करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है सम्मानित साथियों, जरा एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि लॉर्ड चांसलर ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे लिए बीज बोने का काम किया है, लेकिन पौधे की देखभाल खुद हमें करनी होगी। वो कौन सा पौधा है, वो कौन सा बीज बोया गया है, आइए जानते हैं आज के डॉक्टर
अंबेडकर संदेश में बाबा साहब कहते हैं, महोदय, इस अति महत्वपूर्ण सम्मेलन में चांसलर ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए हम सचमुच उनके आभारी हैं। मैं उनके प्रति ऋणी होने के बावजूद उनका लगाया पौधा उनके अनुमानों के अनुसार बड़ा होगा, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। शब्दों पे गौर कीजिएगा साथियों, कितने शानदार शब्दों का चयन और कैसा वाक्य आप देखिए, अभूतपूर्व अद्वितीय वाक्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष बाबा साहब इस तरह से अपने स्पीच को रख रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं, मुझे ये डर लगता है कि बीज के रूप में उन्होंने जो अनाज चुना है वो निःसत्व है। जिस जमीन में उसे बोया गया है वो जमीन भी उनकी बढ़त के अनुकूल नहीं है। भारत के भावी संघ राज्य के संविधान के बारे में मेरे विचार मैंने लॉर्ड चांसलर को सादर प्रेषित किए हैं। जिस समिति के वे अध्यक्ष हैं, उस समिति ने उन पर विचार किया अथवा नहीं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि वे जिस समिति के अध्यक्ष हैं उसकी रिपोर्ट में मेरे विचारों पर गौर किया गया है ये मुझे कतई दिखाई नहीं दिया। मैंने वहाँ जो विचार व्यक्त किए हैं वही मेरा नज़रिया अब भी कायम है और मेरे विचारों से मेरे मायनों में मेल न खाने वाले संविधान को मैं मंजूरी नहीं दे सकता। सचमुच यदि किसी ने मुझसे ये कहा कि फिलहाल प्रणाली अस्तित्व में है और समिति द्वारा जो मिश्र पद्धति प्रस्तुत की गई है, इन दोनों में से किस एक का चुनाव करें तो मैं प्रचलित प्रणाली ही चुनूंगा। लेकिन समिति की रिपोर्ट वाला केंद्रीय का संविधान अगर टीवी सप्रू को मान्य होगा तो उसका विरोध करने का कोई कारण मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि वे परिषद के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। उसी तरह भारतीय युवाओं के प्रतिनिधि कहलाने वाले श्री जयकर और भारत के गैर ब्राह्मणों की बात करने वाले श्री AP पात्र यदि संविधान से खुश हों तो मैं भी उसका विरोध नहीं करूंगा। आज मेरी स्थिति इस प्रकार की है कि उस संविधान का मैं विरोध भी नहीं करता और उस संविधान को मैं मान्यता भी नहीं देता। जिन्हें उसे प्रत्यक्ष लागू करना है, मैं ये मसला उन्हीं पर छोड़ता हूं जिनका मैं प्रतिनिधि हूं। बाबा साहब कहते हैं, जिनका मैं प्रतिनिधि हूं उनकी तरफ से प्रशासन के बारे में मेरे लिए कोई आज्ञा न होने के कारण मेरे लिए इस नीति का अवलंब करना आसान हो जाता है। लेकिन मेरे लिए एक और तरह की आज्ञा जरूर दी गई है, जिसके तहत उत्तरदायी शासन पद्धति का मैं विरोध न करूं और साथ ही उत्तरदायी सरकार सही मायने में प्रतिनिधिक सरकार न हो तो उसे मान्यता न दूं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर प्रतिनिधिक सरकार न हो, ये शब्द यूज हो रहा, इस शब्द पे गौर करना होगा साथियों। प्रतिनिधिक का मतलब शासन सत्ता में हर वर्ग को समान अवसर मिले, हर वर्ग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करें, ऐसी शासन सत्ता स्थापित होनी चाहिए भारत के अंदर। और ऐसी शासन सत्ता को ही हम मान्यता देंगे। और यदि ऐसी शासन सत्ता स्थापित नहीं होती है, भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं होता तो हम मान्यता नहीं देंगे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। परिषद द्वारा प्रातिनिधिक सरकार के मुद्दे पर अब तक किस प्रकार अमल किया गया है और उसे कितनी सफलता या असफलता मिली है, ये मैं जब अवलोकन करता हूँ तब मुझे घोर निराशा होती है। वोट देने का अधिकार और विभिन्न वर्गों को विधिमंडल में मिला प्रतिनिधित्व खाली प्रातिनिधिक प्रशासन के दो आधार स्तंभ हैं। ये हर कोई जानता है कि नेहरू समिति ने वयस्क मतदान पद्धति को स्वीकृति दी है। इस समिति के द्वारा संविधान का ये जो हिस्सा तैयार किया गया उसे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। मैं जब इस सम्मेलन में आया तब मैंने पाया कि मतदान के अधिकार का जहाँ तक सवाल था वहाँ तक हमने पहले ही लड़ाई जीत ली है। लेकिन मताधिकार समिति ने मुझे पूरी तरह निराश किया है। मैं इस बात से आश्चर्यचकित रहा कि नेहरू की रिपोर्ट पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उन सभी की सोच केवल एक पहलू तक ही सीमित है। उनके विचार इतने एकांगी हैं कि भारत के उदारवादियों तक का इस रिपोर्ट के लिए समर्थन मिलना मुश्किल है, क्योंकि इससे प्रांतिक विधिमंडल के लिए सिर्फ 15% लोगों को ही मताधिकार मिलने वाला है। केंद्रीय विधिमंडल के लिए कितने लोगों को मताधिकार मिलने वाला है ये अभी अनिश्चित है। लेकिन जिस प्रकार प्रांतिक सरकार प्रातिनिधिक होती जा रही है उसे देखने के बाद केंद्रीय विधिमंडल का स्वरूप उनसे अधिक प्रातिनिधिक बनेगा, इस बारे में मेरे मन में जरा भी आशा बची नहीं है। इस तरह के सीमित मताधिकारियों के कारण भारत का आगामी प्रशासन सभी लोगों से संबंधित ना होकर खास वर्गाधिष्ठित होगा, मतलब खास वर्ग के लिए होगा। इस बारे में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुसंख्यक जातियों और अल्पसंख्यक जातियों के बीच विधिमंडल की जगहों के बंटवारे को लेकर पेंच पैदा हो गया, ये आप सब लोग जानते ही हैं। मुझे लगता है कि पहले जानबूझकर लिए गए
कुछ हानिकारक निर्णयों के कारण ही ये स्थितियां पैदा हुई हैं। भारत के पूर्व शासक यदि सबके प्रति न्याय और किसी के प्रति पक्षपात नहीं, इस न्याय तत्व को अपनाकर उसके अनुसार व्यवहार करते तो मुझे यकीन है कि ये समस्याएं हल करना उतना ही कठिन नहीं होता। जिनका और जैसे भी राजनीतिक इस्तेमाल करना संभव हो पाता, उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने योग्यता का अलग अलग मूल्य तय कर जातियों को राजनीति में असाधारण अधिकार प्रदान किए और दलितों को उनके न्यायपूर्ण अधिकार देने से भी इनकार कर दिया। इसमें दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि एक बार गलती से प्रस्तापित हुई पद्धति को हमेशा के लिए प्रस्तापित न किए जाने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए परिषद द्वारा पुराने मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कर दलितों को उनके अधिकारों के हिसाब से विधिमंडल में सही अनुपात में जगह दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्य अल्पसंख्यकों की मांगों को लेकर पहले ही स्वीकृत किया गया है और उनके अनुसार स्वरूप तय किया गया है। उसमें अब केवल प्रशासन के विस्तारित होते स्वरूप और व्यवस्था के अनुसार जो योग्य हों वे बदलाव और सुधार करने होंगे। जो बदलाव या सुधार लाने हैं उन्हें लाने के लिए पहले से रखी गई नींव में थोड़ा सा भी बदलाव करने का किंचित साहस भी कोई नहीं करेगा। दलित वर्ग की समस्या बिल्कुल अलग है। उनकी मांगें अब जाकर सुनने में आ रही हैं। इन मांगों पर अब तक गौर नहीं किया गया है और उनमें से कितनी मांगों को स्वीकार किया जाएगा इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि स्व सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रशासन और सत्ता अपने बस में हो, इसके लिए जो लोग रणनीति बाग रहे हैं, अपराधीकरण कर रहे हैं और हमेशा प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, उन्हें खुश करने के लिए दलित वर्ग की असहायता का फायदा उठाते हुए शायद उनके प्रतिनिधित्व को हमेशा के लिए बलि चढ़ा दिया जाएगा। ये असंभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से मेरी विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी। भावी संविधान में दलितों को दिए जाने वाले अधिकार अभी करते हुए ब्रिटिश सरकार उसे जाहिर करे। इससे पूर्व ये बात सुनिश्चित कर लें, स्पष्ट नहीं किए गए हैं, इसलिए प्रांत और केंद्र सरकार को संविधान तैयार लोगों के हाथ में सत्ता जा रही है। उनके आगे दलित वर्ग के हितों और अधिकारों का वास्तव में संरक्षण हो, ऐसी शर्तें रखकर स्पष्ट समझौता करवा लेना जरूरी है। वास्तविक स्थिति की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए मुझे आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि इस बात को साफ किए और सुलझाए बगैर और इस बारे में कोई निर्णय होने तक हम किसी भी घोषणा पत्र को नहीं मानेंगे। इस बात को यदि नहीं स्वीकार कर लिया गया तो परिषद की अगली कार्यवाही में मैं और मेरे सहयोगियों का उपस्थित रह पाना संभव नहीं होगा। हमें मजबूरन परिषद से असहयोग भी करना पड़ सकता है। बाबा साहब ने यहाँ पर सीधे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर यूँ कहें कि सख्त लहजे में ये संदेश दिया कि यदि हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो अगली जो कार्यवाही है उसमें हम बिल्कुल सम्मिलित नहीं होंगे, हमारे साथी सम्मिलित नहीं होंगे। मजबूरन हमें असहयोग भी करना पड़ सकता है। ये बात बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष उनके ही घर में लंदन में जाकर कही थी। सम्मानित साथियों, इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब जैसा निडर व्यक्ति संभवतः इस पूरे भारत के अंदर नहीं पैदा हुआ। अब बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने पहले हमसे जो वादे किए थे उनसे मैं कुछ ज़्यादा की मांग नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब ने याद दिलाया, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि आपने पहले हमसे जो वादे किए थे उनसे मैं कुछ ज़्यादा की मांग नहीं कर रहा हूँ। ब्रिटिश लोकसभा और जो लोग उनकी ओर से बोलते हैं वे हमेशा यही कहते आए हैं कि वे दलित वर्ग के विश्वस्त हैं। मुझे यकीन है कि मानवीय संबंध सुखमय हो, इसके लिए अक्सर संस्कृति मान्य तहजीब के तहत माने जाने वाली ये स्वच्छ लफाजी भी नहीं है। इसीलिए मेरी नज़र में ये किसी भी सरकार का ये प्रथम कर्तव्य है, उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये विश्वास किसी भी तरह से भंग ना हो। बाबा साहब कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनकी उन्नति, जिनका उत्कर्ष हमारे पूर्ण विध्वंस और अवनति पर ही आधारित है, जिन्होंने कभी सपने में भी हमारे कल्याण की आस्था संजोई नहीं, अंग्रेज सरकार यदि उनकी दया की भीख पर जीने के लिए ही हमें सौंपना चाहती है तो हम यही समझेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ भयंकर विश्वासघात किया है। सामान्य साथियों, ये कोटेशन, ये बात जो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, इसको गौर करना होगा। इतना बड़ा संदेश बाबा साहब ब्रिटिश प्रधानमंत्री को देते हैं, सख्त लहजे में देते हैं कि वास्तव में आप जो सत्ता सौंपना चाहते हैं भारत के लोगों को, वो भारत के एक वर्ग विशेष के लोग हैं और उनको सत्ता सौंपने का मतलब ये है कि हम उनके रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर होंगे। ये बात बाबा साहब यहाँ पर भली भांति ब्रिटिश प्रधानमंत्री को
कहते हैं, समझा देते हैं। मेरे इस कथन के कारण भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे जातिवादी करार देंगे। मैं इस बात से नहीं घबराता। भारत विचित्र देश है। यहाँ के राष्ट्रभक्त और देशभक्त बेढंगे विचित्र तरह के लोग हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में भी इस तरह की चीजें देखिए। क्या भारत में आज भी जो अपने आप को देशभक्त राष्ट्रभक्त कहते हैं, क्या वे विचित्र और बेढंगे नहीं है? उन्हीं को कई मीडिया चैनल्स के माध्यम से आपने देखा होगा या सोशल मीडिया के जरिए भी आपने देखा होगा। उसी तरह के लोगों को अंधभक्त भी यहाँ पर कह दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रभक्त और देशभक्त ऐसे हैं जो अपने देश बांधवों के साथ नीच बर्ताव होता हुआ देखते रह जाते हैं। उनकी इंसानियत कभी भी इसके खिलाफ निषेध व्यक्त नहीं करती। यानी कि भारतीय जो देशभक्त हैं, क्यों बेढंगे, बाबा साहब ने क्यों बेढंगा कहा यहाँ के देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को? क्योंकि जो देशभक्त कहलाते हैं अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है, अस्पृश्यों पर अत्याचार होता है, तो उनकी देशभक्ति की भावना नहीं जागती। नीच बर्ताव होता है एक समाज विशेष के साथ में, तब इन देशभक्तों की आंखें नहीं खुलती। उनकी इंसानियत कभी भी इसके खिलाफ निषेध व्यक्त नहीं करती। तब इन देशभक्तों की इंसानियत कहाँ चली जाती है जब दलितों और अस्पृश्यों के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ नीच बर्ताव किया जाता है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ के भारत के जो देशभक्त हैं, जो आपको लगता है कि वो देशभक्त हैं, उनके हाथों में हम सत्ता सौंप दें, वो देशभक्त बेढंगे हैं, विचित्र हैं। एक वर्ग जो दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उसको नीचा दिखाने में ही उसको श्रेष्ठता का भाव होता है, ऊंचापन का भाव होता है। ऐसे भारत में अगर शासन सत्ता स्थापित हो तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसी शासन सत्ता की मांग बाबा साहब ने यहां पर की है। ये देशभक्त जानते हैं कि बेवजह यहाँ की महिलाओं और पुरुषों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, लेकिन उनकी कृतिशील मदद करने के लिए नागरिक संवेदना जागरूक क्यों नहीं होती? लोगों के एक बड़े वर्ग को सार्वजनिक उद्योगों में नहीं आने दिया गया है। एक बड़ा वर्ग है, सार्वजनिक उद्योगों में आ नहीं सकता। वो देशभक्त शर्तियां जानता है, लेकिन न्याय रक्षार्थ हेतु या उन्हें न्यायपूर्ण मौका देने के लिए उसे अपने कर्तव्यों की याद नहीं आती। उसे ऐसी सैकड़ों रूढ़ियाँ याद होती हैं जो मानव और समाज के लिए हानिकारक साबित हुई हैं, लेकिन उसे उद्योग दिलाने वाली इन बातों से अंदरूनी तकलीफ कभी नहीं होती। ऐसे हैं देशभक्त भारत में। अपने और अपने वर्ग के लिए अधिकार और अधिक अधिकार, यही इस देशभक्त की एकमात्र घोषणा होती है। अपने वर्ग के लिए अधिकार और अधिक अधिकार मिल जाए, ऐसे देशभक्त हैं। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे देशभक्तों के वर्ग में से एक नहीं हूं। जनतंत्र की रक्षा करने वालों के वर्ग में मैं जो हूं, जो किसी भी आकार और पद्धति में होने वाली एकाधिकार पद्धति का विध्वंसक हूं। एक व्यक्ति एक मूल्य, ये हमारा उद्देश्य है। एक व्यक्ति एक मूल्य हमारा उद्देश्य है और इस साध्य के अनुसार हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में कृतिशील होकर उसके अनुसार आचरण करना चाहते हैं। इन अत्युच्च मूल्यों के साथ दलित वर्ग की प्रतिबद्धता जुड़ी हुई है। इसीलिए इस उद्देश्य को साकार करने का प्रातिनिधिक सरकार एक माध्यम है। इन मूल्यों के प्रति हमारे मन में जो आदर बुद्धि है, उस दृष्टिकोण से उन्हें प्रत्यक्ष में लाने के लिए आवश्यक घोषणा पत्र जारी किया जाए, ये मेरा आग्रह है। दलित वर्ग के बारे में अपनी पूरी सहानुभूति होने का आप शायद आश्वासन देंगे। मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि दुखी लोगों को इससे कुछ अधिक की ज़रूरत है। वे कुछ पक्के तौर पर और इससे अधिक सुविधाओं वाला कुछ चाहते हैं। आश्वासन नहीं चाहते, पक्के तौर पर कुछ चाहिए। ये बाबा साहब स्पष्ट शब्दों में वहाँ पर कह देते हैं। कहते हैं, मैं बेवजह भय व्यक्त कर रहा हूँ, कहकर आप मुझ पर गुस्सा भी होंगे।
बाबा साहब माननीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार से कहते हैं मैं बेवजह भय व्यक्त कर रहा हूं, कहकर आप मुझ पर गुस्सा भी होंगे, लेकिन सुरक्षितता की गारंटी को पक्का मानकर निश्चिंत होकर बाद में अपने सर्वनाश का कारण बनने के बजाय उस डर के बारे में चिंता करने से अगर कोई गुस्सा भी करता है तो वह बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ बाबा साहब का यहाँ पर संदेश यहाँ पर समाप्त होता है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इससे इतर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लॉर्ड चांसलर ने क्या कहा? लॉर्ड चांसलर ने बाबा साहब से क्या कहा? प्रश्न का उत्तर देने वाले को डॉक्टर अंबेडकर संदेश पाठक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है। और वीडियो को वॉच करने वाले, अंत तक वीडियो को वॉच करने वाले को अंबेडकर संदेश ऑडियंस अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। सम्मानित साथियों, ये मंडली जो सेमिनार आवाज़ का के लगातार हो रहे हैं और उस सेमिनार में आपकी गरिमामयी उपस्थिति होगी और वहाँ पर आपका सम्मान किया जाएगा। और ये सम्मान समारोह 20 अगस्त चंदौली से शुरू होने जा रहा है। सम्मानित साथियों, इस तरह की कार्य योजना तैयार की जा रही है संगठन की तरफ से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें आज का जो हमारा इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर अंबेडकर संदेश के पाठकों के लिए है। आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो है जिससे आपको मिलेगा डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऑडियंस अवार्ड, वो प्रश्न एक है, किसने कहा एक व्यक्ति एक मूल्य? इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के स्पीच के अंदर ये कोटेशन छिपा है, एक व्यक्ति एक मूल्य किसने कहा? आपको नाम लिखना है। इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज समाप्ति की ओर अग्रसर है। हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। यदि आप चाहते हैं इस तरह का वैचारिकी सेंटर जो कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा है, निर्माणाधीन है, ये जल्द ही पूरा हो सके, आपका अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। इसमें अकाउंट नंबर IFC कोड यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप धमदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 जनवरी 1931 को दिया गया स्पीच बाबा साहब का ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के समक्ष कैसा लगा आपको, ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।